रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप देख रहे हैं। मैं कुछ जुमले आपके सामने रख देता हूं और आप सोचिए कि ये बातचीत अमेरिका का सदर इसराइल के बदतरीन नुमाइंदे के साथ कर रहा है। बेहतरीन इसराइल के लिए, बदतरीन सारी दुनिया के लिए नेतन्याहू के साथ। अब उसको बता रहा है कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। अब हर शख्स तुमसे नफ़रत करता है, अब हर शख्स इसराइल से नफ़रत करता है। और उसके साथ बीच में उसको 4-5 गालियाँ भी धरी और कहा कि तुम बहुत नाशुक्र आदमी हो और इंसान बन जाओ वगैरह वगैरह। ये रिपोर्टिंग आपको किसी ईरान के या तुर्की के या पाकिस्तान के या ओमान के मीडिया से नहीं मिल रही, उन मीडियम्स से मिल रही है, उस मीडिया से मिल रही है जो डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत को हकीकी अंदाज में रिपोर्ट करता रहा है। और इस बातचीत का अभी तक अमेरिका की तरफ से डिनायल भी नहीं आया। ये नेतन्याहू के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप का व्यू है, जो दुनिया भर के अंदर मशहूर है, वो नेतन्याहू अपने आप मैजिक क्यों नहीं चला पा रहा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। ये मामला हम देखने के लिए आयशा तंजीम के पास जाएंगे जो हमें शिकागो से ज्वाइन कर रही होंगी इसी प्रोग्राम के एक हिस्से में। हम आपको ये भी बताएंगे नाज़रीन के कराची जो पाकिस्तान का दिल है, तमाम जगहों पर आपको बारिशों की खबरें आ रही हैं। जब मैं आपसे इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी धुआंधार बारिश है, वहाँ पर KP के अंदर मूसलाधार बारिश है, लाहौर में बारिशों का सिलसिला है, नॉर्थ के अंदर बारिशों का सिलसिला है। पानी के करीब होने के बावजूद कराची जो पाकिस्तान का दिल है और फाइनेंशियल हब है, 20 करोड़ गैलन की मज़ीद कमी का सामना है और 2 नंबर किस्म की बोतलें पानी की वहाँ पर बिक रही हैं। शहरी बिलबिला उठ रहे हैं। असलम खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के एक हिस्से में। हमें बताएंगे कराची के अंदर जो समुंदर के किनारे रहते हुए प्यासा है, इसकी वजूहात क्या हैं। हम नाज़रीन आपको गिलगित बल्तिस्तान भी लिए चलेंगे जहाँ से हमारे नुमाइंदे वहाँ की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारी जो टॉप स्टोरी है वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की कैंपेन में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शिकवों से भरपूर किस्म का अंदाज़ एंट्री के तौर पर लिया गया है। उन्होंने क्राउड से बातचीत की, मियाँ के नारे भी वजे वहाँ पर, और बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे भूल गए हैं। फिर ये भी बताया कि आप लोगों का भी कसूर है कि जब मुझे निकाला जा रहा था तो आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया। हमें राना सनाउल्लाह साहब जो सेनेटर हैं उन्होंने ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं सियासी व अवामी अमूर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खुसूसी कुर्बत रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी लीडर हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हुए हम आपको ज़रा सुनवाना चाहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ किस किस्म के शिकवे कर रहे हैं। मेरा ख्याल आपने शायद मुझे भुला दिया। मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। आज जब मैं आया हूँ, जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने आशा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था। डैम आज तक नहीं बना। आप जानते हैं एक बाबा डैम भी था एक, वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ जाऊंगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। वो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं बना। मुझसे गिला ना करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों जेलों में डाला गया। राना साहब शुक्रिया। ये कैंपेन का अंदाज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ज़रा हमें समझाएंगे कि लोगों के आपको वोट चाहिए और लोगों से आप शिकवा भी कर रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त वक्त था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से ये गिला करना लोगों से कि आपने मुझे भुला दिया है और मुझे दोष ना दें, आपका भी कसूर है, और उंगली के इशारे के साथ उन्होंने कहा इन लोगों से तो आपने वोट लेने हैं, ये कैसे कैंपेन चला रहे हैं आप? देखें, ये जो जिस गैदरिंग से आज मियाँ साहब ने ख़िताब किया है वो कोई जलसा नहीं था, बल्कि वो पार्टी के जो है वो यानी एक तो कैंडिडेट्स थे उनमें, और दूसरे जो डाई हार्ड सपोर्टर होते हैं या लोग होते हैं पार्टी के, तो वो कोई तकरीबन वहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग थे उनको वहाँ पे जो है वो बुलाया गया था, तो उनसे वो मुखातब थे। तो आप ऐसे ही समझें कि वो अपनी जमात के अपने लोगों से जो है वो मुखातब थे, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने कोई उस तरह का अंदाज़ नहीं अपनाया कि
जिस तरह से एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान तकरीर का होता है कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हमें आप वोट दें, तो फिर उसके बाद जो है ये वादे जो है वो पूरे करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे इस बात को मुनासिब समझा कि जो उन्होंने वहाँ पे इससे पहले जो खिदमात सर अंजाम दी हैं गिलगित बल्तिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म, और इससे पहले जब वो उन्हें मौका मिलता रहा है, तो उसका उन्होंने ज़िक्र किया। और साथ फिर उन्होंने जो है वो इस तरह के जो अपनों में या अपनों के साथ गिले शिकवे बंदा कर लेता है, तो क्योंकि वो माहौल ऐसा था, तो वहाँ पे उन्होंने ये बात यकीनन की और बड़े दुख के साथ की। मैं राना साहब आपका मोतरफ़ हूँ कि आप मुश्किल तरीन मोड़ों को इतनी आसानी के साथ काट लेते हैं, तो ज़ाहिर है आपके पास एक ख़ास महारत मौजूद है और ये अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी का दिफा सही करते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि इन्हीं वर्कर्स के ज़रिए आपने लोगों को मोटिवेट करना है, इन्हीं वर्कर्स ने जाकर कल लोगों को वोट्स के लिए बाहर निकालना है। उन वर्कर्स को आप कह रहे हैं कि आप शिकवा ना करें मुझसे, मुझे आपके साथ शिकवे हैं, तो वोटर को निकालने वाले लोगों के साथ जब आप शिकवे करने लग जाएंगे, वो तो कहेंगे मियाँ साहब तो हमसे खुश ही नहीं है। और जो वोटर आपका सुन रहा है वो भी ये कहेगा कि मियाँ साहब के लिए जिस बंदे ने हमें बाहर निकालना है, उस बंदे के सामने खड़े होकर मियाँ साहब उसकी अपनों के अंदाज में उसकी धुनाई कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा पैगाम नहीं गया। मैं सिर्फ इस जाविये से बात करूँ। नहीं, ये बिल्कुल लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे पैराए में लिया, और उसी पैराए में लिया जिस पैराए में मियाँ साहब ने जो है वो बात की। तो मामला ये है कि जब आप अपनों में मौजूद होते हैं, जब अपने समझते हैं कि ये मेरे मुखलस दोस्त, मेरे मुखलस वर्कर, मेरे साथी जो है वो बैठे हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही अंदाज़ होना चाहिए बंदे का बात करने का कि अगर किसी जगह पे कोई गिला शिकवा है तो वो किया जाए। और ये गिला जो है ये मियाँ साहब अक्सर जो है वो किया करते हैं, और ये बात भी आपके ज़रूर जो है वो आपके नोटिस से गुज़री होगी कि कई दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि जी कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो जब मैंने कदम बढ़ाया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो फिर कोई भी नहीं था। तो ये लेकिन बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, कभी उन्होंने नाराज़गी के अंदाज में नहीं किया, लेकिन ये बात वो किया करते हैं, लेकिन अपनों से हम। और आज भी वहाँ पे तकरीबन यही माहौल था। लेकिन असल देखें, अब ऐसा गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी के जो मेंबरान हैं राना साहब, उन्होंने तो खैर वो कितना बंद बांध सकते थे नवाज़ शरीफ साहब की फ़्लाइट को रोकने के लिए। असल मामला तो आपको भी पता है पंजाब की क़यादत थी, असल मामला खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस हिस्सों की क़यादत थी, असल मामला तो मरकज़ में है, रायविंड के अंदर जो लोग बैठे हुए उनकी क़यादत थी। असल इशू तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में नहीं था ना, आपको पता है, वो तो फिर आपकी मरकज़ी क़यादत में था, जिसके अंदर उनके अपने भाई मौजूद हैं, उनके अपने भतीजे मौजूद हैं, आप जैसे ज़ोमा मौजूद हैं। आपने अपनी तरफ से कोशिश की, दूसरे लोगों ने की, लेकिन असल गिला तो पंजाब के अंदर आके बनता है। गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी वालों से ये बात करने की क्या ज़रूरत? नहीं, लेकिन उन्होंने ये एक इज्तिमाई तौर पे ही बात की। उन्हें ये मालूम था कि जब वो बात कर रहे हैं तो उसे उनके मुखातब जो है वो सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो उनके सामने मौजूद हैं, बल्कि उनको पूरा गिलगित बल्तिस्तान और बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो सुन रहा था। आज मीडिया का दौर है, जब आप बात करते हैं तो अब तो वो बड़े जलसे करने वाला जो है वो काम रह ही नहीं गया। अब तो आप अगर किसी जगह पे भी बात करते हैं और उसको सही तौर पे उसका अगर आपने इंतज़ाम किया है तो वो जो है वो पूरे मुल्क, पूरी दुनिया तक जो है वो पहुंच जाती है। तो ये बात जो उन्होंने की है ये उनका बिल्कुल जेन्युइन गिला है, और उनका ये कहना है कि अगर 12 अक्टूबर 99 ना होता तो आज पाकिस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ होता। अगर 17-18 में जो है वो जो प्रोजेक्ट लाया गया वो ना लाया जाता तो आज पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे होता, अपनी तरक्की की मंजिलों को तय कर चुका होता। तो ये जो जिन लोगों ने किया उनसे भी उनका गिला है, और जब होने दिया गया तो फिर उनका गिला जो है ये उस लेवल पे अपनी जमात से भी है, अपने कारकुनों से भी है, और आवाम से जो है वो पब्लिक एट लार्ज को गिला
होता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें जब आप जमात से करते हैं तो सभी उसमें शामिल होते हैं। ये अलीमा खान भी यही गिले करती है और इमरान खान के घर वाले भी ये गिले करते हैं, उनकी जमात की क़यादत भी ये गिले करती है कि लोग नहीं निकलते हैं। तो वो भी ये कह रहे हैं कि अगर लोग निकलें तो इमरान खान बाहर निकल आएगा। मियाँ साहब भी यही कह रहे हैं कि लोग अगर चाहते तो मैं बाहर ना जाता, पार्टी से मुराद उनकी है। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? तो अलीमा खान को भी फिर उसका मुकदमा तो फिर ठीक हुआ नहीं, ना? फ़र्क नहीं, वो तो गिले ये कर रहे हैं ना कि आप अडयाला जेल पहुँचे और आगे उसको जेल से निकालें या हमारी मुलाकात करवाएं। लेकिन मियाँ साहब जो गिला कर रहे हैं वो सिस्टम को डिरेल करने की बात के ऊपर कर रहे हैं। जब 12 अक्टूबर 99 बपा किया गया था तो उसमें सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात निशाना नहीं थी, बल्कि अगले 9 साल के लिए पाकिस्तान का पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको हाईजैक कर लिया गया था। अब जब ये 17-18 में एक एक्सपीरियंस जो है वो किया जा रहा था, तो उस एक्सपीरियंस ने जो है वो आज तक जो है वो मामलात को सीधा नहीं होने दिया। और आज वही लोग जो उस वक्त जो है वो उस एक्सपीरियंस के जो है वो बेनिफिशरीज थे, तो आज वो दूसरी साइड पे जो है वो गिला शिकवा कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके वो फिर भी सियासी रास्ता अपनाने को तैयार नहीं है। वो मुल्क की सियासत को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। वो ना सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार है, ना सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार है। वो फिर उसी तजर्बे को दोहराने के लिए जो है हाथ पांव मार रहे हैं जो 17-18 में किया गया था। तो उसको तो फिर जो है वो इस तरह की हमायत जो है वो ना दी जानी चाहिए और ना ही उनका ये क्लेम बनता है। लेकिन देखें उसके फ़ायदे भी बड़े हुए ना। फ़ायदा इस तरह हुए, मुश्किल काटी आपकी जमात ने 17-18 के अंदर मियाँ साहब के गिले शिफ्ट किए अपनी जगह पर, लेकिन आज देखें कैसे आपको रंग लगे हैं। 2024 के इंतखाबात भी फिर बीच में आए, माशाल्लाह मरकज़ में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, एक पेज आपका बेहतरीन है। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने हुकूमत बना लेनी है, कम से कम खबरें तो हमें यही मिल रही हैं। तो कोई इतनी बुरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी राना साहब, नहीं, मसला हुआ लेकिन आखिर में देखें कितना रिवार्ड मिला है आपको। नहीं, बात ये है ना कि ये रंग जो है ना, ये ना हमने उनको लगाने का कहा था, ना उनको ये रंग जो है वो इनको चढ़ाने की बात की थी। उन्होंने खुद ही किया ये सारा कुछ। अगर 2018 ना होता और जो सलूक PMLN से या ज़ाती तौर पे मियाँ नवाज शरीफ से किया गया, तो अगर वो ना होता तो आज ये भी ना होता। तो नहीं, आज फिर शहबाज शरीफ भी ना होता ना। शहबाज शरीफ भी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ना बनता। आप देखें तो सही, ये देखें ना, शहबाज शरीफ 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ना बनता, मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर ना बनती। ये देखें फ़ायदे देखें आप ज़रा। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि ये फिर जो इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट जो किया गया था और उसके बाद फिर जब इनका आपस में जो है वो तसादम हुआ, तो ये क्या हमने कहा था इनको कि आप जनाब ये करें? ये हमारी मुस्तफीद तो आप ही हुए हैं ना जी। मुस्तफीद तो आप हुए हैं। ऑपोजिशन फारिग हो गई, इमरान खान जेल में चला गया, सब कुछ तितर बितर हो गया ना, खुला वसी मैदान मिल गया आपको। सुन लेना, नहीं लेकिन आप इंसाफ करें ना। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ने एक साजिश की हमारे ख़िलाफ़ और इमरान खान को हमारे ऊपर भी और इस मुल्क के ऊपर भी मुसल्लत कर दिया। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो है वो उनको कहा कि आएँ मिल के अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे, तमाम जमातों को। और उसके में उन्होंने वो उस किस्म के लाज भी वो ला रहे थे, नैब को भी वो कर रहे थे। इस बात के ऊपर उनका आपस में झगड़ा हो गया। अब आप मुझे बताएं कि जब हमारे मुखालफ जो है वो आपस में जो है वो दस्तों गिरेबां होंगे तो उसके बेनिफिशरी फिर हम ही होंगे ना। लेकिन आप ये तो ना कहें कि वो दस्तों गिरेबां जो हुए हैं वो हमने करवा दिए। हुए तो अपनी मर्ज़ी से या अपनी कोताहियों से हुए हैं, या फिर वो जिसे मुकाफ़ात अमल कहते हैं। अगर मुकाफ़ात अमल कोई चीज़ है, अगर है तो फिर यही है ना। और मुकाफ़ात अमल तो फिर बिन जानब अल्लाह होता है। फिर अब अल्लाह से तो हम लड़ने से रहे या उसे गिला करने से रहे। कमाल तशरीह किया आपने, सारा मामला आपने कुदरत के ऊपर डाल दिया। चलें चलते चलते बता दें, गिलगित बल्तिस्तान में कितने आपकी उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे सीटें?
देखिए जी, वहाँ पे हमने 24 हलके हैं, 2 हलकों में हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, 22 हलकों में हमने टिकट जारी किए हैं, 15 हलकों में जो है वो, ये आप मेरी बात नोट कर लें, वी आर इन कंपटीशन। और उन 15 हलकों में, जिन हलकों में हम नंबर 1 पे नहीं होंगे, नंबर 2 पे ज़रूर होंगे। और हमें उम्मीद है कि हम 15 में ही नंबर 1 पे होंगे, कोशिश भी हमारी यही है। अब इसमें कोई जो है वो आगा पीछा ऊपर नीचे जो है वो ज़रूर हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आज जो मीटिंग हुई, और ख़ास तौर पे मियाँ साहब इस मीटिंग के लिए ही गए थे, और उस मीटिंग में सारा उन्होंने जायज़ा लिया, सारी बात सुनी, तो उसमें काफ़ी बेहतर पोजीशन जो है वो बताई है लोगों ने, जो वहाँ पे इस सारे अमल को जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। 15 से ऊपर ही होगा वैसे राणा साहब, जिस तरह की हवा चल रही है। नीचे से शायद आने की उम्मीद नहीं है, वाल देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बिल्कुल जो है ना, जो रेलेवेंट और फैक्चुअल पोजीशन है वो बताई है आपको। वी रिस्पेक्ट दैट। बहुत शुक्रिया आपका जी। हम क्विक ये जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर। ज़रा बताइएगा कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। जी गो हेड। तलत आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि जैसे राणा साहब ने एक तस्करा किया पूरी जो ग्राउंड रियलिटीज़ की, चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी आज दौरा किया, इसी तरह चूँकि आज ही जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसने भी बल्तिस्तान के अंदर जलसे किए कल और आज। तो अब चूँकि राणा साहब का यही दावा है कि ये जो है तकरीबन जो है इन्होंने जो है वो 23 में से जो है वो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये 17 सीटें जीत जाए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी वालों का भी एक दावा यही आ रहा है कि उन्होंने 23 इंतखाबी हलकों में उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को सामने लाया, और उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम भी जो है वो 16 से 17 सीटें विन कर जाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि एक इनके पास एक थर्ड जो पार्टी है वो भी आई है इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से, और उनके कोई 15 कैंडिडेट्स है, और उनके पास भी ज़्यादातर जो है वो माजी के इलेक्टेबल्स हैं। हाँ, ये एक बात दुरुस्त है कि अभी तक जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन हलकों के अंदर जहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, मुकाबला चल रहा है, उसमें चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान के पास भी इलेक्टेबल्स थे, और इस्तेकाम पाकिस्तान के जो इलेक्टेबल्स हैं उनका बहुत अच्छा है। जैसे स्कार्दू की बात करते हैं, या जिस हलके में GBA 2 गिलगित पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बड़ा टॉप का और क्लास का मुकाबला होता है इस हलके के अंदर। और ख़ासकर इस हलके में जो मुकाबला है वो इनके राणा साहब के जो साबिक वज़ीर आला है, जो हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान के साहब के साथ बहुत तकड़े और क्लोज जो कंपटीशन है, वो साबिक डिप्टी स्पीकर और इस्तेकाम मुकाबलों की नौयत पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आपने जो पता की बात बताई वो यही है कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और IPP इनके दरमियान मुकाबला है। राणा साहब ने फोरकास्ट तो किया, देखते हैं उसका नतीजा क्या। ब्रेक के बाद आज हम आएंगे तो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की गालम गलोच पे बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहां पर आयशा तंजीम ने हमें ज्वाइन किया है, और जो मामला आपके सामने रखना चाहते हैं कि शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, या तारीख़ी तौर पर जो लोग इन मामलात को देखते हैं, वो हैरान हैं कि अमेरिका का सदर इसराइल के नुमाइंदे को गालियाँ निकाल रहा है, और ये वो नुमाइंदा है जो इसराइल की तरफ से बहुत बड़ा काम अपनी तरफ से करके आया है कि उसने ईरान को भी नीचा दिखाया और लेबनान में भी घुस गया। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन बात करने से पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि हुकूमत ने ये कह दिया है कि दुकानें और मॉल्स जो हैं, शॉपिंग मॉल्स, वो बंद करने के औकात उन्होंने बढ़ा दिए हैं। अब दुकानें हर तरह की 9 बजे तक खुल सकती हैं और रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक। ये इसहाक डार साहब की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला हुआ। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़। बट आयशा, आई एम कमिंग टू यू ऑन दिस। ये कितना अनहोना है अमरीकी सदर का इसराइल के हुकूमत के हेड को हिट करना और गालम गलोच करना और फिर तरदीद का नाना। हाउ एक्सेप्शनल इज़ दिस? देखिए तलत, ये अगर कोई भी अमरीकी सदर होता तो शायद बहुत ज़्यादा अनहोनी बात होती, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप
के हिसाब से ये उतनी अनहोनी बात नहीं है। ज्यादा अनहोनी बात यह है कि ये बात लीक हो गई और मीडिया में आ गई। दो वाकयात मैं आपको याद कराऊंगी। एक वाकया हुआ था जब इजराइल ने कतर पे हमला किया था, और आपको याद होगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू से फोन करवाया था अपने सामने बिठाकर, जबकि कतर से उन्होंने माफी मांगी थी। और दूसरा वाकया था जब अमरीकी, पहली दफा ये हुआ कि एक अमरीकी सदर ने एक टीवी कैमरे पे एक गाली दी और इजराइल और ईरान को कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये क्या कर रहे हैं। तो ये इन दो वाकयात को नजर में रखते हुए आप देखिए तो उससे हमें अंदाजा होता है कि वो बिहाइंड क्लोज डोर्स, यानी जब वो आपस में बात करते हैं तो वो प्रेशर डालते हैं, लेकिन पब्लिक में आना ये वाकई बड़ी अनहोनी बात है। अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल बनती है, क्योंकि अमूमी तौर पर तासुर ये है कि इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को गले से पकड़ा हुआ है और एप्स्टीन फाइल्स के ज़रिए पकड़ा हुआ है, एक और मामलात हैं, और वो पॉलिसी चला रहे हैं उनके दिमाग में बैठ के। लेकिन ये जो आपने वाक़यात कोट किए और ये जो हालिया गालम गलोच वाला मामला आया, इससे तो पता चलता है कि अमेरिका का हाथ बीबी के गर्दन पर है और वो जब चाहे गर्दन मरोड़ दे। क्या इस किस्म का तासुर उभरता है? देखिए, अमेरिका का हाथ तो बीबी नेतन्याहू की गर्दन पे हमेशा से है और वो जब चाहे गर्दन मरोड़ दे। ये और बात है कि इजराइल ने दिहाइयों में अमेरिका में अपनी एक लॉबी बनाई हुई है, जिस लॉबी में कांग्रेस और सेनेट के मेंबरान भी शामिल हैं। तो जो अमेरिका पे प्रेशर आता है वो अमेरिका के अंदर से आता है। लेकिन आप ये याद रखें कि ज़ाहिर है मदद तो अमेरिका ही देता है, और बीबी नेतन्याहू तो खुद, उनके इलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत बुरे हालात में हैं। तो अपर हैंड देखिए, जो हुआ था, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक, और मैंने जो दूसरे लोगों से भी बात की है, ये नहीं हुआ था कि बीबी नेतन्याहू आए होंगे और उन्होंने सदर ट्रंप को कहा होगा कि ये आपको जरूर करना है। वो आए होंगे और उन्होंने सदर ट्रंप को कन्विंस किया होगा। और सदर ट्रंप खुद भी, याद रखें, उस वक्त वेनेजुएला का इवेंट हुआ था और एक बहुत ही एक जीत ऐसी कि जो कि चंद लम्हों में अमेरिका को इतनी बड़ी एक जीत मिल गई, जो कि तवक्को के से भी ज्यादा स्मूथली मिल गई। तो सदर ट्रंप का भी ख्याल था कि शायद ईरान पे उस वक्त बीबी नेतन्याहू आए होंगे, उन्होंने सदर ट्रंप को कहा होगा कि हमारे पास ये मौका है, ईरान के 50 लीडर एक जगह जमा हो रहे हैं, एक हमले के जरिए हम पूरी की पूरी लीडरशिप उड़ा देंगे, जो बाकी बचेंगे वो वेनेजुएला की तरह आके आपसे जो भी आप कहेंगे वो मान जाएंगे और आप तारीख के एक बहुत बड़े आपका नाम हो जाएगा। और आपको जानते हैं कि सदर ट्रंप को बहुत शौक है कि तारीख में उनको याद रखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये सोचा होगा सदर ट्रंप के, और मेरा अंदाजा है, जाहिर है कि 100% मैं नहीं कह सकती, कि सदर ट्रंप का ख्याल होगा कि ईरान में उन्हें वेनेजुएला की तरह की एक जीत नसीब होगी जो जल्दी होगी। मगर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई पॉइंट है कि बीबी नेतन्याहू जो है वो उनकी गर्दन पे हाथ पकड़ के कहते होंगे, रख के कहते होंगे कि ऐसा ही करें, क्योंकि अमेरिका आखिर को अमेरिका है और इजराइल को जो भी वो सपोर्ट देता है वो किसी भी वक्त रोक भी सकता है। और सदर ट्रंप की जो पर्सनैलिटी हमने देखी है, देखें, वो अपनी पार्टी में अभी उन्होंने अपने कुछ जीते जिताए मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, जो कि मतलब इनकम्बेंट्स हैं, जो पिछली दफा जीत चुके हैं, चूंकि सदर ट्रंप को वो पसंद नहीं थे तो उनको प्राइमरीज में उनके मुखालिफिन को एंडोर्स किया, मुखालिफिन जीत भी गए। सो सदर ट्रंप का ख्याल है कि उनका इतना होल्ड है अपनी पार्टी पे भी कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल। आखिर में क्विकली जब आप बात कर रही थी तो मैं देख रहा हूँ क्लैश रिपोर्ट एक सोशल मीडिया पोस्टिंग भी करता है और ख़बरें भी देता है। इसने नेतन्याहू को कोट करते हुए ये कहा है कि हम, यानी इसराइल, ईरान की हुकूमत को गिरा के दम लेंगे और मोसाद को मैंने टास्क कर दिया है, किसी तौर इस रजीम को हम नहीं चलने देना। और आपको पता है जब मोसाद को टास्क करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि असैसिनेशंस का दौर दोबारा से शुरू हो सकता है। तो जिस रजीम का लफ्ज़ मैं इस वजह से इस्तेमाल करूँ क्योंकि अमरीकी भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुआहदा करना चाह रहा है और जिसकी वजह से नेतन्याहू को गालियां दे रहा है। इसराइल का वज़ीर आज़म अब भी ये कह रहा है कि मैंने उस रजीम को गिरा देना है। सो क्विकली, व्हाट इज़ नेक्स्ट? आपके ख्याल में क्या होने वाला है? देखिए, बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, शतरंज के मोहरे इन प्ले हैं इस वक्त। आज और कल इजराइल और लेबनान के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, उनके दरमियान एक बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने आज अमरीकी सेनेट को बताया है कि 2 फेसेस में अमरीका ईरान से बात करेगा। पहले फेज में आबनाए हुर्मुज़ पूरी तरह खोला जाएगा, जिसमें कोई टोल ना हो और कोई फायरिंग ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो अमरीका उनकी मदद करेगा, वहाँ से वो जो लैंड माइंस
या सी माइंस हटाने में, और दूसरे फेज में ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के उस पे बात होगी, और अगर पूरी तरह यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात हो जाती है तो सैंक्शंस रिलीफ पे बात होगी। तो ये तो ईरान पे बात हो रही है, लेबनान पे बात हो रही है, मगर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त बीबी नेतन्याहू जो है वो इजरायली जो कनेसेट है या इजरायली जो पार्लियामान के इक्विवेलेंट है वो एक वोट कर चुकी है कोई 10 दिन पहले कि वो डिसॉल्व होगी। इसका मतलब है कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और इजराइल के पोल्स में बीबी इलेक्शन का नेतन्याहू वक्त। आई हैव टू लीव इट, आयशा, आई हैव टू लीव इट देयर, अनफॉर्चुनेटली टाइम इज अप। लेकिन ये एक बड़ी डिस्कशन है जिसको हमें जारी रखना चाहिए। पहली मर्तबा पब्लिकली ये दायमी एलाइज एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर ये एक हैरान कुन डेवलपमेंट भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हम प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कराची आपको लिए चलेंगे जहाँ पर लोग हैं तो पानी के किनारे बैठे लेकिन पानी को तरस रहे हैं। हम आपको कराची लिए चलते हैं जहाँ से असलम खान हमारे ब्यूरो चीफ ने ज्वाइन किया है, और बड़ा मामला है, शहरियों को शदीद किस्म की पानी की किल्लत का सामना है। असलम, बहुत शुक्रिया। पानी के बारे में पाकिस्तान के जो एदाद शुमार हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर वैसे ही कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, वाटर स्ट्रेस कंट्री है, लेकिन कराची के अंदर जो बहरान है एदाद शुमार के ज़िम्न में अगर आप हमें बताएं तो ये कितना गहरा बहरान है? अतल साहब देखें, ये बहरान इसलिए भी गहरा हो रहा है कि कराची की आबादी में हर साल तकरीबन 5 लाख का इजाफा हो जाता है, और ये कम से कम आबादी है, इससे ज़्यादा का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें मरदमशुमारी के मुताबिक 2.25 करोड़ की आबादी, लेकिन असल में ये आबादी 3.5 करोड़ से ज़ायद की है। जो ज़रूरत है वो शहर को तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ गैलन यौमिया की है। और अगर हम दस्तयाबी की बात करें तो जो वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम है उनके मुताबिक केंजर लेक से और जो धाबेजी पंपिंग स्टेशन से आता है उसकी मिकदार है 50 से 55 करोड़। हब डैम से जो हमारे पास पानी आ रहा है और न्यू हब कैनाल से भी हम जिसकी बात करते हैं वो ये दावा किया जाता है कि तकरीबन वो 10 करोड़ गैलन यौमिया है, लेकिन वो भी तकरीबन 60 करोड़ या 70 करोड़ गैलन है। तो अगर हम बात करें तो ये 65 करोड़ गैलन पानी शहर को मिलता है, लेकिन इसमें भी लाइन लॉसेस भी हैं, पानी की चोरी इसके अलावा है। तो ये तादाद शायद 50 से 60 करोड़ हो जाएगी। तो अंदाज़ा लगाएं कि जितनी ज़रूरत है उसका आधा पानी तो सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मिल रहा है। तो यकीनी तौर पर ये आधे से ज़्यादा डिफरेंस तो इसी आदाद व शुमार का है। और अगर हम बात करें कि जो फिर ये पानी की ज़रूरत कैसे पूरी होती है, तो तलत साहब एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि तकरीबन 70% या इससे भी ज़्यादा शहर बोरिंग करके गुजारा कर रहा है। बोरिंग के पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। और अब हाइडेंट आप देख रहे होंगे पीछे, ये यहाँ पर अच्छे हाइडेंट हैं जो सरकारी तौर पर चल रहे हैं, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में टैंकर हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 5-5, 10-10 मिनट में एक टैंकर भरता है और ये आगे सप्लाई हो जाता है। तो सवाल है कि यहाँ पानी पहुँच रहा है तो जो घरों में पानी क्यों नहीं पहुँचता? शहरियों का शिकवा एक ये सिंध हुकूमत से बहुत ज़्यादा बन रहा है कि हाइडेंट जो है कराची में 6 मुख्तलिफ मुकामात पर, जिनमें से हम सफूरा हाइडेंट पर खड़े हैं, यहाँ पानी आ जाता है लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँच पाता। जी अच्छा, अब आपने पानी की चोरी का भी जिक्र किया, कमी का भी जिक्र किया, लेकिन शहर के अंदर एक इंतज़ामिया भी मौजूद है और जो आदाद शुमार आपने फरमाए वो उनके पास भी होंगे। तो कोई आपको उनकी तरफ से रद्द अमल, कोई पॉलिसी पैरामीटर, कोई शहरियों के लिए एहतमाम? फ़िलहाल तो जो आपने बात बताई उससे लगता है कि शहरी खुद ही अपना एहतमाम कर रहे हैं। तो ये मामला चल कैसे रहा है? देखिए दरअसल साहब, जिस तरह मैंने बताया कि एक बोरिंग, पहले कराची में इतनी ज़्यादा बोरिंग नहीं थी। कराची में मुख्तलिफ शहरों इलाकों में 50 फीट और 60 फीट पर पानी मिल जाता था। अब वो पानी 150 फीट और 200 फीट पर चला गया है। ये तो एक बोरिंग के ज़रिए पानी, चूँकि पीने के लिए बहरहाल एक मीठा पानी चाहिए, लेकिन जो घर में दीगर घर की सफाई है, बर्तन धोने उसके लिए या कपड़े धोने उसके लिए वो खारा पानी भी इस्तेमाल करते हैं जो बोरिंग से मिल रहा है। और जो बात की आपने कि शहरी इंतज़ामिया, देखिए K4 प्रोजेक्ट 2002 में सोचा गया, 2007 में उसकी फिजिबिलिटी बनी, 2016 में उस पर काम शुरू हुआ। तलत साहब, वो 65 करोड़ गैलन यौमिया का एक प्रोजेक्ट था। अगर वो बर वक्त शुरू होकर बर वक्त मुकम्मल हो जाता तो आज सूरत कराची में बहुत मुख्तलिफ होती। 25 अरब रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बनना था, वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर बनाना था। अब उसको वापदा उस प्रोजेक्ट को देख रहा है, लेकिन अगर हम बात करें 2 दहाइयाँ गुजर गई, लेकिन जो K4 का प्रोजेक्ट है वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। 25 अरब रुपए की लागत से जो शुरू होना था इंतजामिया जिस पर सोच रही थी, आज वो 140 अरब तक पहुंच गया है। अब वो 3 फेजेज़ में मुकम्मल होगा और पहले फेज़ में
26 करोड़ गैलन कराची के शहरियों को मिलेगा, 65 करोड़ गैलन नहीं मिलेगा, 26 करोड़। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये मुकम्मल होगा 3 फेज़ में तो 65 करोड़ गैलन आएगा। और तलत साहब उस वक्त शहर की जो ज़रूरत इस वक्त 1 अरब 20 करोड़ है, शायद उस वक्त 1 अरब 50 करोड़ या 1 अरब 80 करोड़ हो जाए। तो K4 बन जाएगा। अगर हम बात करें अगले 1 साल में बन जाए तो इस शहर की ज़रूरत बढ़ चुकी होगी, लेकिन अगले 1 साल में बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऑगमेंटेशन एक लाइनें बनानी, एक ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट है। केंझर लेक से, केंझर झील से कराची शहर तक पानी लाने का जिम्मा जो है वो वापडा का है और वो K4 प्रोजेक्ट है। ऑगमेंटेशन लाइनें वो तकरीबन 77 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। वो सिंध हुकूमत बना रही है, मुख्तलिफ एक पानी की लाइनें बिछाएंगी। चूँकि पानी की चोरी, ज़रूरत से कम पानी की दस्तियाबी और लाइन लॉसेस भी, और शहर में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी की लाइनों का वो भी तबाह हो चुका है, उसमें भी पानी ज़ाया होता है। पानी की चोरी एक अलग मसला है हाइडेंट पर। लेकिन जो शहरी, मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा नाला है वो इस पर है कि हाइडेंट पर हम देखते हैं ये दिन रात चल रहे हैं हाइडेंट। और आमदनी में आपको बताऊं तलत साहब, जो 1 अरब की आमदनी थी वाटर कॉरपोरेशन की, इसमें तकरीबन इजाफा हुआ है। औसत माहाना 2 अरब रुपए से ज़ायद की आमदनी है जो सार्फिन से, मुख्तलिफ जो कंपनियों को जो पानी जा रहा है वो 2 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया। इब्तिदाई 4 माह में एक रिकॉर्ड मुनाफा कमाया वाटर कॉरपोरेशन ने। बिल्कुल आखिर में और मुख्तसरन फरमाइएगा, क्या असम्बली के अंदर, सिंध असम्बली में इस पर कभी कोई डिबेट हुई, बड़े पैमाने पर कोई बड़ी बहस हुई? जिस शहर को नहीं मिल रहा आधी आबादी को, बहुत बड़ा मसला है, कभी डिबेट हुई? बिल्कुल, इस पर देखिए मसला हुआ, इस पर बहस भी हुई है और इस पर ये सोचा गया कि अल्टरनेट प्रोजेक्ट्स लेके आए जाएँ। जैसे हब कैनाल से एक मंसूबा जो शुरू किया गया तकरीबन 10 करोड़ गैलन पानी का, अभी वो एक पुरानी जो लाइन थी उससे भी 10 करोड़, नई हब कैनाल से 10 करोड़, तो वो 20 करोड़ आ जाए। एक ये इस पे अगर होता है 10 करोड़ इजाफी ही आ जाएगा, लेकिन अभी ये 10 करोड़ इजाफी नहीं है, तो तकरीबन हमें 80 करोड़ या 80 लाख या 10 करोड़ वो पानी मिल रहा है। इसी तरह और ढाबी जी से सोचा जा रहा है कि कोई और जिस तरह K4 है वो अगर तवील है तो कोई कलील मुद्दती कोई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ जिसमें 10 करोड़ गैलन या 20 करोड़ गैलन वो पानी कराची तक पहुँचाया जाए। एक और चीज़ पर जिस पर गौर किया जा रहा है अभी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो खारे पानी को मीठा बनाना है उस पर कोई काम किया जाए और ताकि शहर की पानी की ज़रूरत पूरी की जाए, इस पर भी एक गौर हो रहा है। जी, गौर तो हो रहा है, लेकिन लोगों को जाना चाहिए और मखसूस मकदार में चाहिए और सबको चाहिए। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पानी के बगैर गुजारा कर सके, लेकिन पानी आधे शहर को मुहैया नहीं हो रहा। जो हो रहा है उसकी क्वालिटी तो बहुत ही नाक़िस है, जिसके ऊपर अभी हमने बात नहीं की। बहुत शुक्रिया असलम, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।